And right now I am taking your topic number second. Last time I had taught you about the nutrition and the various types of nutrition. This time I am taking the process of nutrition in man. So as you all know that nutrition is the sum total of processes by which living organisms obtain matter and energy. न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स मैटर और एनर्जी लेते हैं। अलग अलग टाइप के न्यूट्रिशंस उनकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स उनकी बॉडी में आते हैं। और अब अगर हम बात करें ह्यूमन बीइंग की, तो ह्यूमन बीइंग का जो नेचर है वो हॉलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। हॉलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आप जैसे जानते ही हो, सॉलिड फूड को जब हम सिंपलर फॉर्म्स में तोड़ के हमारे एंजाइम्स के वजह से और हमारे कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की सीक्रेशन से जब हम उसको तोड़ते हैं, उस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो? डाइजेशन। और उस प्रोसेस जो इन्वॉल्व होती है उस न्यूट्रिशन के मोड को हम बोलते हैं हॉलोजिक न्यूट्रिशन, जिसमें हमारा कॉम्प्लेक्स फूड सिंपलर सबस्टांसेस में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ फ्यू डाइजेस्टिव एंजाइम्स। सो इसमें डाइजेस्टिव ग्लैंड्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। और यहाँ पर हमें एक और चीज़ यहाँ पे फैक्ट बताया हुआ है कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बनता है एलिमेंट्री कैनाल से और डाइजेस्टिव ग्लैंड से। एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अब एलिमेंट्री कैनाल जो होती है वो एलिमेंट्री कैनाल ऑलमोस्ट 9 मीटर लॉन्ग होती है। ठीक है, तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है एलिमेंट्री कैनाल से, ALIMENTARY, और डाइजेस्टिव कैनाल से और डाइजेस्टिव ग्लैंड से। एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। सो एलिमेंट्री कैनाल में जो स्ट्रक्चर्स हमारे आते हैं वो फ्लो चार्ट्स में रिप्रेजेंटेड होंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ, जब एलिमेंट्री कैनाल में जब आप स्ट्रक्चर देखते हो तो एलिमेंट्री कैनाल में ये पार्ट्स इसके इन्वॉल्व होते हैं। तो पहला, माउथ एंड एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स, जिसमें हमारे माउथ आ जाता है। माउथ के साथ हमारी टंग, टीथ सब इसमें इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट पोर्शन जो है वो फेरिंग्स का पोर्शन है। फेरिंग्स के बाद इसोफेगस आता है जो हमारी फूड पाइप कही जाती है। स्टमक के बाद हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे 3 मेन इंटेस्टाइन से बनता है, ड्यूडेनम, ज्यूजिनम एंड इलियम। ये मैं थ्रू डायग्राम आपको समझाऊंगा। नेक्स्ट जो है लार्ज इंटेस्टाइन, सीकम, कोलॉन, रेक्टम एंड एनस। सो ये सब का सब आपका 9 मीटर लॉन्ग स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको आप एलिमेंट्री कैनाल बोलते हो। सो एलिमेंट्री कैनाल आपके माउथ से स्टार्ट होती है, फेरिंग्स तक जाती है, फेरिंग्स से इसोफेगस तक, इसोफेगस के बाद स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में जाके ये ख़त्म होती है। अब यहाँ पर कुछ और चीज़ें भी इन्वॉल्व होती हैं जिनको हम बोलते हैं एक्सेसरी ग्लैंड्स, और वी कैन से दैट देज आर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में सबसे पहला ग्लैंड जो आता है बड़ा इंपॉर्टेंट है, सैलिवरी ग्लैंड। हमारे माउथ को जो ये काफ़ी ज़्यादा मॉइस्ट रखता है वो सैलिवरी ग्लैंड है। सैलिवरी ग्लैंड के 3 मेन पार्ट्स होते हैं, पैरोटिड ग्लैंड, सबमैक्सिलरी एंड सबलिंगुअल ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड, सबमैक्सिलरी एंड सबलिंगुअल ग्लैंड। सेकंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है जो हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है। लीवर जैसा आप जानते ही हो। लीवर के बाद पैंक्रियाज आते हैं, और पैंक्रियाज के बाद हमारे इंटेस्टाइन में भी कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो इंटेस्टाइन में सिक्रीशन करते हैं। तो हमारे पास ग्लैंड्स की भी कमी नहीं है। सो ग्लैंड्स मैंने आपको बता दिया, सैलिवरी ग्लैंड माउथ में, गैस्ट्रिक ग्लैंड स्टमक में, स्टमक के ही थोड़े साइड में लीवर होता है। लीवर के साथ पैंक्रियाज भी अपनी सिक्रीशन करते हैं, और पैंक्रियाज के साथ इंटेस्टिनल ग्लैंड्स भी अपनी सिक्रीशन करते हैं। तो ये सब का सब स्ट्रक्चर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बनाता है। ठीक है, तो जैसा मैं आपको इंट्रोड्यूस करा ही चुका हूँ डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, हम फर्दर आगे मूव करेंगे। मैं आपको डायग्राम के थ्रू भी रिप्रेजेंट करवाता हूँ। तो ये स्ट्रक्चर आपके डायग्राम में ऑलरेडी दिया हुआ है। सो हम बात करेंगे टर्न बाय टर्न। तो पहला है बोनी पैलेट। ये बोनी पैलेट जो होता है हमारे माउथ को हमारे नोज़ की कैविटी से सेपरेट करता है। ठीक है, उसके बाद आ गया ये ओरल कैविटी है। मैं थोड़ा और जूम करके आपको बता देता हूँ, यहाँ पर जितना जूम हो सकेगा उतना करवा दूंगा मैं आपको। सो यहाँ पे ये ओरल कैविटी है, आप देख ही रहे होंगे। ये माउथ के ऊपर एंटर जब होती है तो यहाँ पे ओरल कैविटी होती है। ओरल कैविटी के साथ हमारी टंग होती है। टंग के साथ हमारा सबलिंगुअल ग्लैंड है जो हमारी बिल्कुल टंग के पास होता है। सबमैंडिबुलर जो टंग के बिल्कुल नीचे होता है। और पैरोटिड ग्लैंड जहाँ पर हमारा नोज़ से जो आपकी आप कह सकते हैं नेज़ल चैम्बर जहाँ से ख़त्म होता है, वहाँ पर जो ग्लैंड होता है उसको पैरोटिड ग्लैंड बोलते हैं। इतना ज़्यादा आपने करने की कोई आपको ज़रूरत नहीं है, पर इतना आपने याद रखना है कि ओरल कैविटी आपकी माउथ की कैविटी होती है, और टंग आती है। टंग के अराउंड आपके ग्लैंड्स होते हैं 3 जो आपके सैलिवरी ग्लैंड में आते हैं। फिर फर्दर हम आगे मूव करेंगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर एक जो पोर्शन है ये फेरिंग्स का पोर्शन है। ये फेरिंग्स का पोर्शन है, और फेरिंग्स के पोर्शन के साथ हमारा जो माउथ होता है
वो ओपन करता है या तो डाइजेस्टिव सिस्टम में या रेस्पिरेटरी सिस्टम में। सो हम बात करेंगे डाइजेस्टिव की। तो डाइजेस्टिव आप देख रहे हो यहाँ से एंटर होने के बाद, यहाँ पे एंटर होने के बाद स्टमक पे आ रहा है। स्टमक पे आने के बाद आप फर्दर जब आप इसको मूव करके देखोगे तो ये स्टमक आ गया। ये स्टमक से निकलने वाले जितने भी एंजाइम्स यहाँ पर होते हैं इनको आप गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हो। स्टमक के बाद ये आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, ये आपका लीवर होता है। लीवर के साथ बीच में हल्का सा छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, इसको आप गॉल ब्लैडर बोलते हो। गॉल ब्लैडर के साथ यहाँ पे बाइल डक्ट भी होता है जहाँ पे इनकी सिक्रीशन जुड़ती हैं। सो मैंने जैसे बताया ये फेरिंग्स आ गया था। फेरिंग्स के बाद ये आपका इसोफेगस आ गया। इसोफेगस, यहाँ पर इसोफेगस की स्पेलिंग आपको गलत दी है, OESOPHAGUS होता है, प्रोनाउंस इसको हम ऐसे ही करते हैं। फिर डायफ्रागम आ गया, ये पूरा डायफ्रागम के बारे में आपने जानना है। और ये स्प्लीन आ गया, ये आप कहते हो ये ग्रेवयार्ड ऑफ RBCs कहे जाते हैं। सो मैं शॉर्ट में आपको बताऊंगा क्योंकि इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया ये आपका आ गया माउथ की कैविटी। माउथ की कैविटी के बाद ये पोर्शन आपका आया था फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद ये आ गया आपका इसोफेगस। इसोफेगस के बाद जो फर्दर अगला स्ट्रक्चर है वो ये आ गया स्टमक। स्टमक के बाद जब आप मूव करोगे तो ये लार्ज इंटेस्टाइन होती है। ये इंटेस्टाइन जहाँ पे मैं मार्किंग कर रहा हूँ ये पूरी लार्ज इंटेस्टाइन है। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद और ये छोटी जिसको मैंने सर्कल किया ये स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। ठीक है। सो अब हम बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के भी आपके पार्ट्स पढ़े ही होंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट होता है ड्यूडेनम, और ड्यूडेनम यहाँ पर आई गेस मार्क्ड है, ये आप देख रहे हो यहाँ पर, तो ये ड्यूडेनम है। ड्यूडेनम के बाद नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर होता है वो हमारा होता है ज्यूजनम, और ज्यूजनम आप देख रहे हो यहाँ पर है। ठीक है। ज्यूजनम के बाद इलियम होता है, और इलियम हमारा लास्ट में जाके ख़त्म होता है। सो इलियम आप देख रहे हो ये बिल्कुल नीचे जो है ये इलियम है, ये ज्यूजनम है और ड्यूडेनम यहाँ पर है। ठीक है। ये सब के सब स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स होते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन की जब आप बात करोगे तो इसमें सीकम्स होते हैं। सो ये सब के सब, ये जहाँ तक मैं मार्क कर रहा हूँ ये सब के सब सीकम है। सॉरी सीकम, ये सब के सब सीकम नहीं, सीकम सिर्फ ये है। ठीक है। सीकम सिर्फ ये वाला स्ट्रक्चर है, ये सीकम है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट नाम होता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, जिसके लोग ऑपरेशन भी करवाते हैं। सो सीकम आ गया। ये असेंडिंग कोलॉन होता है, ये डिसेंडिंग कोलॉन होता है, और ये रेक्टम होता है, और ये एनस होता है जहाँ से हमारा वेस्ट प्रोडक्ट्स बाहर निकलते हैं। उसके बाद और भी अगर आप स्ट्रक्चर देखो तो लीवर में आपको बता चुका हूँ, ये लीवर है, ये स्प्लीन है, ये स्टमक है, ये स्मॉल ये वो है आपका इसोफेगस। इसोफेगस के बाद और जो स्ट्रक्चर है जो मैं बताना चाहता था आपको वो है पैनक्रियाज का स्ट्रक्चर। तो पैनक्रियाज यहाँ पे इतनी क्लियर नहीं आई है। सो पैनक्रियाज ये होती हैं, ये मतलब ऑलमोस्ट उनका स्ट्रक्चर ना कुछ लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है कुछ पैनक्रियाज का, इस तरीके से। ठीक है। लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो ये पैनक्रियाज हैं। अब हम फर्दर मूव करते हैं, हम पढ़ेंगे प्रोसेस किस तरीके से डाइजेशन होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको इंट्रोड्यूस करवा चुका हूँ। सो मूव करेंगे अब पहले टॉपिक पे। सो डाइजेशन जो होती है, न्यूट्रिशन जिसमें में ह्यूमन बींग्स लेते हैं, मैंने आपको बता दिया मोड तो होलोजोइक होगा। एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ जो है 9 मीटर लॉन्ग होती है। सो इसकी 4 मेन प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती हैं। सो फर्स्ट प्रोसेस विच वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज़ इंजेशन। सेकंड होती है डाइजेशन। डाइजेशन काफ़ी ज़्यादा लंबी प्रोसेस होगी, एब्जॉर्प्शन भी काफ़ी लंबी प्रोसेस होती है, पर डाइजेशन सबसे ज़्यादा लंबी प्रोसेस होती है। क्योंकि जैसा आप जानते हो ह्यूमन बीइंग एक टाइप का खाना तो नहीं खाता, उसके खाने में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फैट्स होते हैं, विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, बहुत सी सारी चीज़ें होती हैं जो खाने से अलग अलग बॉडी पार्ट तक पहुंचानी होती है। तो ये सब की सब डाइजेशन में इन्वॉल्व होती है। सो आप जानोगे किस तरीके से डाइजेशन होती है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सो जो प्रोसेस न्यूट्रिशन की है वो 5 मेन प्रोसेसेस से स्टार्ट होती है। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। सो इंजेशन कौन सी प्रोसेस होती है? सो इंजेशन पे जब हम मूव करेंगे, जिस प्रोसेस से खाना माउथ के अंदर लिया जाता है उसको हम बोलते हैं इंजेशन। सो ह्यूमन बीइंग में स्पेशल ऑर्गन होता है इंजेशन के, जिसको आप बोलते हो बक्कल कैविटी, माउथ की कैविटी इसको कहा जाता है। यहाँ से ये खाना अपने माउथ पे लेता है और उसकी प्रॉपर च्यूइंग करता है। च्यूइंग आप दांतों से करते हो, च्यूइंग होती है, ग्राइंडिंग होती है। ग्राइंडिंग के साथ उसको मॉइस्ट भी किया जाता है विद द हेल्प ऑफ फ्यू सैलिवरी ग्लैंड्स। और सैलिवरी ग्लैंड्स आप जानोगे आगे क्या क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, पर वो इधर से होता है। और इंजेक्शन सिर्फ होता है इनटेक ऑफ माउथ इनसाइड द फूड। अब आगे क्या होगा वो हम जानेंगे इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन।
डाइजेशन में जो लार्ज कॉम्प्लेक्स सबस्टांसेस होते हैं जो माउथ में हमने ले लिए होते हैं वो सिंपल सबस्टांसेस में कन्वर्ट होना स्टार्ट करते हैं। और ये होता इसीलिए है ताकि वो प्रॉपर वे में हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो सकें। सो डाइजेशन जो होता है वो कैरी होता है विद द हेल्प ऑफ फ्यू डाइजेस्टिव एंजाइम्स, और वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स कॉम्प्लेक्स सबस्टांस को सिंपलर में कन्वर्ट करते हैं। सो हमारे खाने में ना 3 मेन चीज़ें होती हैं बेटा। पहला कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स। ये 3 चीज़ें हमारे खाने में होती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन। ये 3 डाइजेस्ट होने में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और डाइजेशन फूड जो होती है वो हमारे माउथ कैविटी में स्टार्ट होती है, और माउथ कैविटी में स्टार्ट होने के बाद ये पूरे तरीके से ख़त्म होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। सो हम बात करेंगे डाइजेशन इन माउथ की अब। और डाइजेशन इन माउथ जो है, माउथ कैविटी में हमारे बहुत खाने को क्रश किया जाता है विद द हेल्प ऑफ अवर टीथ। खाना क्रश होता है और फूड, फिर उसके साथ उसमें सिक्रीशन होती है हमारी सलाइवा की विद द हेल्प ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। अब सलाइवा में एक एंजाइम होता है जिसको आप बोलते हो सलाइवरी अमाइलेज, जो पूछ सकते हैं आपसे कभी भी क्वेश्चंस में। सो सलाइवा में एक एंजाइम होता है। एंजाइम क्या होता है? खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, जिसको आप बोलते हो सलाइवरी अमाइलेज, जिसका नाम टाइलिन भी बोला जाता है उसको। और ये क्या करता है? सबसे पहला काम, ये कार्बोहाइड्रेट्स ऑलमोस्ट 1/3, इन शॉर्ट वी कैन से दैट 33% कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो माउथ में ही क्या हो जाते हैं? डाइजेस्ट हो जाते हैं। ठीक है, सिंपल सबस्टांस में कन्वर्ट हो जाते हैं। और आपको पता है कार्बोहाइड्रेट्स के सिंपल सबस्टांस कौन से होते हैं? माल्टोस, सुक्रोस एंड लैक्टोस। फिर सलाइवा क्या करता है? लुब्रिकेट करता है फूड को जो हम खाना खाते हैं, और स्वेलोइंग में हेल्प करता है। अब जैसे मैंने आपको बता दिया 33% कार्बोहाइड्रेट्स तो डाइजेस्ट हो गए, लेकिन सलाइवा का कोई रोल नहीं होता प्रोटीन्स और फैट्स की डाइजेशन में। इसीलिए खाना बाद में प्रॉपर मैस्टिकेट होने के बाद, प्रॉपर चबाने के बाद वो खाना हमारे फूड पाइप में चले जाता है। अब फूड पाइप में जाने के बाद, फूड पाइप से होते हुए इसोफेगस से होते हुए, वो इसोफेगस में एक प्रोसेस होती है बेटा, पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस क्या होती है? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ बिल्कुल सिकुड़ जाती है, और रिलैक्सेशन का मतलब जो बिल्कुल रिलैक्स हो जाती है। इस प्रोसेस को आप बोलते हो पेरिस्टाल्सिस। और ये पेरिस्टाल्सिस हमारे इसोफेगस में होती है। और इसोफेगस में एक और चीज़ भी होती है, ये पेरिस्टाल्सिस इसीलिए होती है ताकि हमारे ब्लड का फ्लो बैकवर्ड ना जाए। बैकवर्ड का मतलब ब्लड पीछे की तरफ ना जाए। तो जैसे मैंने आपको बताया, पहली प्रोसेस थी इंजेक्शन, जिसमें खाना माउथ के अंदर लिया जाता है। फिर आती है डाइजेशन, जिसमें खाने को क्या किया जाता है? एब्जॉर्ब किया जाता है। ठीक है, एब्जॉर्ब किया जाता है, और उसमें से 33%, 1/3 ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हमारे माउथ में ही डाइजेस्ट हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ सलाइवरी अमाइलेज, जिसको हम टाइलिन बोलते हैं। और ये सलाइवरी अमाइलेज रिलीज कौन करता है? सलाइवरी ग्लैंड। फिर फर्दर मूव करेंगे आगे, डाइजेशन इन स्टमक। अब जब खाना इसोफेगस में पास हो गया तो वो सीधा जाएगा स्टमक में। सो स्टमक में बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होगा। स्टमक में ये जितना भी खाना होता है वो हमारे गैस्ट्रिक जूसेस के साथ मिलता है। अब स्टमक में ना 3 मेन चीज़ें होती हैं। पहला आता है म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन एंड रेनिन एंड वीक गैस्ट्रिक अमाइलेज, वीक गैस्ट्रिक लिपेज। 3 चीज़ें होती हैं स्टमक में। म्यूकस क्या करता है? वो खाने को और सॉफ्ट बनाता है। HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो क्या करता है? हमारे खाने में जितने जर्म्स होते हैं उनको मारता है। और ये काम करने के बाद वो क्या करता है? अपना काम दे देता है पेप्सिन को। और पेप्सिन को वो बोलता है कि वो हाइड्रोलाइज करे प्रोटीन्स को तोड़ा जाता है विद इन द फॉर्म ऑफ पेप्टोन्स एंड प्रोटीएसिस। पेप्टोन्स और प्रोटीएसिस में कन्वर्ट किया जाता है, और एसिडिक मीडियम भी प्रोवाइड किया जाता है ताकि एक और एंजाइम यहाँ पर एक्टिवेट हो जाए, जिसको हम बोलते हैं रेनिन। ठीक है, एसिडिक मीडियम ये खाना यहाँ पे प्रोवाइड करता है। सो मैं आपको बता रहा था म्यूकस खाने को सॉफ्ट बनाता है। HCl खाने में जितने भी आप कह सकते हो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको ख़त्म करता है, उनको किल करता है। और पेप्सिन जो है वो एक्टिवेट होता है विद द हेल्प ऑफ HCl से एक्टिवेट होने के बाद वो क्या करता है? प्रोटीन्स को पेप्टोन्स और प्रोटीएसिस में कन्वर्ट करता है। पेप्टोन्स और प्रोटीएसिस में कन्वर्ट करने के बाद हमारे स्टमक को एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करने के बाद हमारे एक और बेटा ये एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं रेनिन। ये रेनिन जो है वो इन्फेंट्स में, छोटे बच्चों में एक्टिवेट होता है, जो क्योंकि आप जानते हो छोटे बच्चों का मैक्सिमम खाना किस फॉर्म में होता है? वो मिल्क की फॉर्म में होता है।
उस मिल्क को डाइजेस्ट करने के लिए इनमें स्पेशल टाइप का एक एंजाइम होता है, रेनिन एंजाइम। ये सिर्फ बच्चों में ही प्रेजेंट होता है। और नेक्स्ट आ गया वीक गैस्ट्रिक लिपेस, जो कुछ अमाउंट फैट्स के उनको फैटी एसिड्स में और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। और ये इनएक्टिवेट और ये एंजाइम इनएक्टिवेट तब होता है जब एसिडिक कंडीशंस क्रिएट होती हैं। सो ये एसिडिक मिक्सचर गैस्ट्रिक जूस का और पार्शली डाइजेस्टिव जूस का स्टमक में जो प्रेजेंट होता है उसको आप बोलते हैं काइम, चाइम बोला जाता है इसको, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि स्टमक में किस तरीके से डाइजेशन होती है। स्टमक में कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जिसमें म्यूकस होता है। म्यूकस क्या करता है, खाने को सॉफ्ट बनाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स क्या करता है, खाने में जितने भी अनवांटेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको ख़त्म करता है। पेप्सिन क्या करता है, ये स्टार्ट कर देता है प्रोटीन्स की डाइजेशन को और प्रोटीन्स को कन्वर्ट करता है पेप्टोन्स और प्रोटीएसिस में। उसके बाद आ गया रेनिन एंजाइम, ये छोटे बच्चों में प्रेजेंट होता है जो उनके मिल्क प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। और फिर आ गया वीक गैस्ट्रिक लिपेस, और लिपेस जो होता है वो फैट्स को डाइजेस्ट करता है और फैट्स को तोड़ने के बाद उनको ग्लिसरॉल्स और फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करता है। और ये थिक लेयर एसिडिक मिक्सचर की जो प्रेजेंट होती है हमारे स्टमक में, इसको हम बोलते हैं काइम। अब हम नेक्स्ट फर्दर चलेंगे, वो आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन। सो स्मॉल इंटेस्टाइन दो मेन पार्ट से बनी होती है। एक है ड्यूडनम जो 25 सेंटीमीटर के अराउंड होता है, और एक आ गया इलियम। इसमें थोड़ी सी करेक्शन है वो मैं आपको करवाना चाहूँगा अभी। सो जैसा मैं आपको बता रहा था बेटा, यहाँ पे एक करेक्शन है। ड्यूडनम की जो लेंथ होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है, और जो इलियम है यहाँ पर ये 2.5 सेंटीमीटर नहीं 2.5 मीटर है, ठीक है। तो इलियम की लेंथ 2.5 मीटर होती है। 2.5 मीटर के साथ साथ अगर आप ज्यूजनम की लेंथ भी देखना चाहो, JEJUNUM, ज्यूजनम की लेंथ ऑलमोस्ट 3.5 मीटर होती है, ठीक है। तो ज्यूजनम की अगर आप लेंथ देखोगे तो ऑलमोस्ट 3.5 मीटर लेंथ होती है इसकी। सो अब हम बात करेंगे ड्यूडनम की। तो ड्यूडनम में यहाँ पे दो सिक्रीशंस उसको मिलती हैं। पहली सिक्रीशन जो ड्यूडनम की है वो उसको मिलती है, स्मॉल इंटेस्टाइन दो मेन पार्ट से बनती है, ड्यूडनम और ज्यूजनम, जिसकी ड्यूडनम और इलियम। ड्यूडनम 2.5 सेंटीमीटर का होता है और जो इलियम है 2.5 मीटर का होता है। उसके बाद यहाँ पे ड्यूडनम को दो सिक्रीशंस मिलती हैं यहाँ पर, एक मिलती है बाइल जूस की सिक्रीशन और एक मिलती है पैनक्रियाटिक जूस की सिक्रीशन। सो हम बात करेंगे बाइल जूस की सिक्रीशन में। तो जो बाइल जूस है वो सिक्रीट होता है लीवर से, और उसमें कोई एंजाइम नहीं होता है, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसमें कोई केमिकल नहीं होते हैं, इसमें साल्ट्स होते हैं, इनको बाइल साल्ट्स बोलते हैं। और ये बाइल साल्ट्स क्या करते हैं, हमारी बॉडी के बड़े बड़े फैट्स को, बड़े बड़े पीसीज जो फैट्स के होते हैं उनको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं, और इस प्रोसेस को बोला जाता है इमल्सिफिकेशन। और ये खाने को एल्कलाइन भी बनाते हैं। तो देखो बेटा, फैट्स जो हमारा लीवर है ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लीवर इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स में यूज़ होता है। बहुत बार आपसे एग्जाम में पूछा भी जाता है कि व्हाट इज़ emulsification of fat. So it is a process by which the large molecules of fats are converted into smaller ones. Smaller molecules में convert होते हैं, और ये हमारे किसके थ्रू रिलीज़ होते हैं, विद द हेल्प ऑफ बाइल साल्ट्स। और बाइल साल्ट्स हमारा लीवर रिलीज़ करता है, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे डाइजेशन में, ठीक है। सो हम इसको टॉपिक को यहीं पे रखेंगे। आई होप आपको पूरा ये टॉपिक समझ आया होगा। इफ़ स्टिल यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट देन यू कैन आस्क मी इन द ग्रुप, एंड आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट tomorrow we will read about pancreatic juices, the action of pancreatic juices on the food, the digestion in ileum, and the absorption, assimilation, and egestion. And I hope we will also try to I will also try to cover your topic number next, that is the process of nutrition in lower organisms. So have a nice day at class, and I hope you all will study it properly.